औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का लेक्चर 30 है, फेमिनिज्म एंड CDA पार्ट 2। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उन्हें तरक्की के मौके बहुत कम मिलते हैं और अगर वो पोलाइट बिहेव करें तो उनको लीडर्स कंसीडर ही नहीं किया जाता, और अगर वो पोलाइट बिहेव ना करें, वो सख्त मिजाज हों, तल्ख मिजाज हों, तो उन्हें जालिम कंसीडर कर लिया जाता है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से कोर्ट्स में और मीडिया में जो है औरतों के खिलाफ वायलेंस होता है और बायस्ड रवैया होता है, यानी औरतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और जब मर्दों की बात आती है तो उसमें डिफरेंट एक्सक्यूजेज दे दी जाती हैं। अब यहाँ पे क्लार्क की एक स्टडी का जिक्र है, UK न्यूज़ रिपोर्ट्स का तजिया था। क्लार्क ने 1980s में एक UK टैब्लॉइड अखबार में एक जो न्यूज़ रिपोर्ट थी ना, उसका तजिया किया था, जो औरतों के साथ होने वाले फ़िज़िकल और सेक्शुअल वायलेंस के बारे में थे। अब इसमें जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि न्यूज़ में ना अक्सर औरत को ब्लेम किया गया होता है, जबकि आदमी के लिए एक्सक्यूज़ेज दी जा रही होती हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में भी जब किसी औरत के साथ ज़्यादती होती है, तो अगर वो सोशल पर्सन हो तो बाज़ औक़ात ये कह दिया जाता है कि इनकी ड्रेसिंग सही रही थी, ये वहाँ गई क्यों थी, ये अकेली बाहर निकली क्यों थी, इस तरह की एक्सक्यूज़ें दे दी जाती है ना। तो अब विक्टिम को ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन। अच्छा, ये जो टर्म्स हैं ये एज अ क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। जेन्युइन विक्टिम और नॉन जेन्युइन विक्टिम्स क्या होते हैं? जेन्युइन विक्टिम्स वो होते हैं जो यानी कि ऐसी औरतें हैं ना जिनको माशरे में शरीफ समझा जाता है, जैसे किसी की वाइफ और इसी तरह से मदर या जो यंग गर्ल्स होती हैं, अगर जो उनके साथ ज्यादती करते हैं तो उनको जेन्युइन विक्टिम कंसीडर किया जाता है। लेकिन ऐसी औरतें जो डाइवोर्स्ड होती हैं, सिंगल मदर होती हैं, या मतलब अकेली रह रही होती हैं, तो ऐसी औरतों के साथ जो मर्द ज्यादती करते हैं उनको नॉन जेन्युइन विक्टिम ही इवन कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर मज़ीद यहाँ पे मीडिया ने भी ना औरतों को उनकी सेक्सुअल अवेलेबिलिटी के हिसाब से जज किया है, यानी उनका जो असलियत है या उनकी जो शख्सियत है उसके मुताबिक नहीं किया। अब अटैकर्स जो हैं, यानी जो आदमी हैं, उनको भी फिर डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स का मतलब होता है बहुत बुरा, और एक यानी आप कह सकते हैं दरिंदा किस्म का आदमी जो रिस्पेक्टेबल औरतों पे अटैक करता है, ठीक है। और इसी तरह से इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। फाइंड्स were men who were involved in stranger attacks of respectable women, while non finds कौन से होते हैं? were those who either attacked their spouse or women deemed available। ऐसी औरतों पर अटैक करते हैं जो अवेलेबल होती है, या उनकी अपनी औरतें, उनकी बीवियां, या उनके यानी कि जो उन्हें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। फिर क्लार्क ने यह कहा था कि हर केस में ना मीडिया ने किसी ना किसी तरीके से मर्दों को फ़ायदा ही पहुंचाया है, और उनका जो ब्लेम है ना उसको कम करके दिखाया है। यानी उसमें फिर वो रीजंस ढूंढना शुरू हो जाते हैं और औरतों की गलती साबित करने की मीडिया में कोशिश की जाती है लैंग्वेज के जरिए। फिर एक और यहाँ पे हमारे पास तजिया है, एलिच रिपोर्टेड एन एंड्रोसेंट्रिक assumption that undergirded the discourse of sexual assaults। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो तजिया था ना, इसमें यह था कि एनालिस्ट ने एक कोर्ट का केस उठाया था, उसका तजिया किया था। उसमें जो एक मेल है ना वो डिफेंडेंट था, और 2 फीमेल जो थी ना वो कंप्लेंट्स थी, सेक्सुअल रिजल्ट्स के इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था। अब कोर्ट ने क्या कहा था, अब यहाँ पे ऊपर हमने मीडिया का रोल देखा और यहाँ पे हम कोर्ट का जो रोल है वो देख रहे हैं। अब जो कंप्लेंट्स औरतें थी ना उनको क्रॉस क्वेश्चन किए गए ना कोर्ट में, और उन पे डाउट किया गया, यानी औरतों को ब्लेम किया गया कि उन्होंने नो क्लियरली नहीं कहा। यानी कि कोर्ट ने अज्यूम किया कि अगर औरत ने ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया तो शायद वो राजी थी, वो भी इस एक्ट में, यानी उसकी रजामंदी शामिल थी। अब एलएच ये कहते हैं कि कोर्ट ने ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर की, ये समझने की कोशिश नहीं की कि जेंडर पावर डायनामिक्स, यानी औरत और मर्द की जो ताकत होती है उसमें फ़र्क होता है, ठीक है, और औरतों को बिहेवियर को पावर डायनामिक कैसे इफेक्ट करती है, इस चीज़ को कोर्ट ने इग्नोर किया। तो यहाँ पे बेसिकली 2 डिफरेंट फील्ड का रवैया बताया गया था। मीडिया और कोर्ट के हवाले से 2 डिफरेंट तज्जिए थे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है न्यू पोस्ट फेमिनिस्ट जेंडर आइडियोलॉजीज।
FCDA studies have also investigated newer gender ideologies that have become mainstream through popular discourses which have appropriated feminist signifiers. Talbot and Laser have specifically examined community feminism, which transforms feminist politics into lifestyle accessories for women consumers. अच्छा जी, यहाँ पे जो इन्होंने बताया हुआ है कि FCDA ना न्यू जेंडर आइडियाज़ हैं आजकल के मीडिया में जो बहुत कॉमन है उनको स्टडी करता है और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स को। अब ये जो न्यू आइडियाज़ है ना, इसमें ऐसे दिखाया जाता है कि ये फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये बिजनेस या इमेज बिल्डिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कॉमोडिटी फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है कि फेमिनिस्ट वर्ड जैसे फ्रीडम, चॉइस, राइट्स इनको यूज़ करना, लेकिन असल में वो अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके यानी एक्चुअली वो फेमिनिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पे टैल्बर्ट ने एक एग्जांपल दी है NRA की, जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन USA में है। ये ग्रुप है जो कि गन्स को प्रमोट करता है। अब इनका ना एक्चुअली ये फेमिनिस्ट नहीं है, लेकिन ये जो स्लोगन यूज़ कर रहे हैं ना, रिफ्यूज़ टू बी अ विक्टिम, ये वाला स्लोगन ओरिजिनली जो 1970s में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी वहाँ पे यूज़ होता था। ठीक है, तो ये बेसिकली इस आइडिया को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, यानी इसको फेमिनिज्म को ना अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा लेज़र ने कुछ एड्स का एनालिसिस किया था। इनका ये कहना है कि सिंगापुर में जो एड चलते हैं ना, जैसे वुमेन को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ अगर वो ये प्रोडक्ट खरीदती हैं तो इस तरह फेमिनिज्म का ना जो सिर्फ रिच और क्लासी वुमेन के लिए होता है, यानी असल में इनका मकसद फेमिनिज्म को प्रमोट करना नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देती हूँ। जिस तरह आपने टीवी में देखा होगा लाइफ बॉय शैम्पू के एड्स में, तो उसमें क्या कहते हैं, बाल मजबूत तो हम मजबूत, या इस तरह ना मजबूती का कॉन्सेप्ट वो और औरतों की मजबूती का कॉन्सेप्ट वो दिखा रहे होते हैं ना, लेकिन वो सिर्फ उस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होता है। एक्चुअली वो फेमिनिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं। अब ऐसे जो फेमिनिस्ट मैसेज होते हैं ना, इनका असल गोल्स को ये रिजेक्ट करते हैं और एक नया और मॉडर्न और लिमिटेड वर्जन दिखाते हैं, जहाँ सिर्फ लग्जरी और ब्यूटी को एम्पावरमेंट बना दिया गया होता है। अब अगर सोचा जाए तो बालों की मजबूती का असल में औरतों की मजबूती से तो कोई इतना ख़ास ताल्लुक नहीं है। तो ये बेसिकली बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आजकल फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डूइंग फेमिनिज्म CDA। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरह अल्फाज के ज़रिए, डिस्कोर्स के ज़रिए जो है हम जेंडर इनक्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है दिल्ली रेप केस की। 23-year-old physiotherapy student was returning home at about 8:30 p.m. after watching a movie in the city with a male friend when she was brutally gang raped by 6 men on a moving bus. She died in hospital 2 weeks later on 29 December 2012 from extensive injuries sustained from the attack. 3 years on, based on this case, a documentary titled India's Daughter was produced by Asian Films and was scheduled to be televised in 7 countries on International Women's Day on 8 March 2015. अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है दिल्ली रेप केस की कि उसमें एक 23 साल जो लड़की थी जो कि स्टूडेंट थी, उसके साथ रेप हुआ था और जिसमें 6 जो है वो मैन इन्वॉल्व थे, और ये जो केस है वो दुनिया भर में मशहूर हुआ था। फिर इसमें बाद में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी इंडियाज़ डॉटर के हवाले से, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया में बैन थी। इसको आप डिटेल से पढ़ लें। अब इसमें हमने क्या देखना है कि किस तरह से जब ऐसे केसेस होते हैं तो हमारे माशरे में विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। व्हाट इज़ विक्टिम ब्लेमिंग, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। विक्टिम ब्लेमिंग का ये मतलब होता है कि लोग जो है ना वो रेपिस्ट को ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि विक्टिम्स को ही इस वाक़े का, इस इंसिडेंट का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब इसके लिए वो डिफरेंट फिर स्टेटमेंट देते हैं, जिससे ये दिखाया जाता है कि जो है ये जस्ट एक हादसा था और इसमें लड़की कसूरवार थी। फिर इस तरह की स्टेटमेंट सामने आती हैं कि अच्छी लड़कियां रात को बाहर नहीं निकलती, अकेले नहीं घूमती, और ख़ानदानी लड़कियां ऐसा नहीं करती, अकेले नहीं घूमती। आपने अपने माशरे में भी बाज़ औक़ात जो भी ऐसा केस सामने आता है किसी लड़की के साथ ज़्यादती होती है तो यही सुनने को मिलता है, या इसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी, या ये फैमिली के साथ बाहर क्यों नहीं निकली। तो उसमें ना विक्टिम को ब्लेम किया जाता है, और जो असल में ज़्यादती करने वाले होते हैं वो उस पे कोई फोकस ही नहीं करता। फिर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है perpetrator mitigation. Even when the perpetrator's culpability is acknowledged, it gets mitigated in a number of ways, which is consistent when clerks and enriched findings. The horrific crimes of rape and murder in this case get reframed as a tragedy, an error, or an accident.
ठीक है। आई कांट से वाई दिस इंसिडेंट हैपन, ठीक है। प्रेडिकेटर मिटिगेशन का ये मतलब होता है अब हर एक को वाक़ई की नोयत का पता है, यानी एक रेप हुआ है और अगर कत्ल भी हो गया है, बाज़ औक़ात ऐसे केसेस में जो लड़कियां होती हैं वो बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है, जिस तरह अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी पढ़ा, ठीक है। तो ये एक बहुत यानी एक इतना अहम वाक़या था और सबको इस वाक़े की नौयत का पता था, लेकिन फिर भी इतने उनके पास माशरे में इतने तरीके होते हैं, इतनी स्टेटमेंट होती हैं देने के लिए कि वो इस वाक़े को एक आम दिखाते हैं और जो है यानी कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पता नहीं क्या हो गया, या ये एक ट्रेजिडी थी, या ये एक एक्सीडेंट था। इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करके ना जो असल में ज़्यादती करने वाले थे उनकी ज़िम्मेदारी को कम कर दिया जाता है, यानी उनको कम ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है और इस वाक़े को आम बना दिया जाता है। अब ये जो तरीके होते हैं ना, ये असल में ये फेमिनिज़म को छुपाते हैं, ठीक है। आपसे एग्ज़ाम में जो इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो आप ये प्रेडिकेटर मिटिगेशन और इसकी याद कर लें, विक्टिम ब्लेमिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर आपने ये देखना है कि हाउ डज़ लेज़र यूज़ द दिल्ली रेप केस टू शो द वर्किंग ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग एंड प्रेडिकेटर मिटिगेशन एंड फेमिनिस्ट सीडीए। अगर इस रेप केस के हवाले से क्वेश्चन आता है तो ये आपको मैंने आसान अल्फाज में बता दिया, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं, इसको आप अपने वर्ड्स में वहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंक्लूजन। अब इस टॉपिक में दो इम्पॉर्टेंट बातें हाईलाइट की गई हैं जो कि फेमिनिस्ट सीडीए के रेलेवेंट हैं। सबसे पहले है ट्रांजैक्शनल नज़र, यानी लेंस ज़रूरी है किस तरह से, यानी जो दिल्ली रेप केस था ना वो सिर्फ इंडिया का नहीं था, ऐसी जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है वो हर मुल्क में होती है, इसलिए हमें सिर्फ लोकल सोच नहीं रखनी चाहिए बल्कि ग्लोबल सोच रखनी चाहिए। इस केस ने क्रिटिकल मूवमेंट बनाया था जहाँ पे लोगों ने जेंडर, कल्चर और पावर रिलेशन को समझना शुरू किया था। दूसरी जो बात हमें समझ में आई है वो है पावर का कॉम्प्लेक्स ताल्लुकात, किस तरह से, यानी कुछ लोगों ने ना इस केस के ज़रिए ओल्ड कल्चरल रूल्स को दोबारा प्रमोट किया था। कैसे? जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में पढ़ा कि लड़कियां रात को बाहर नहीं निकलती और रिस्पेक्टेबल गर्ल्स ऐसे काम नहीं करती, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इस केस से समझ में आई थी। अब इसे प्री फेमिनिस्ट और ब्लैक लैश कहा गया है, जहाँ लोग फेमिनिज्म के खिलाफ रिएक्ट करते हैं। आपसे ब्लैक लैश या प्री फेमिनिस्ट की जो डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। इसके अलावा ये जो केस है ना ये चेंजिंग का भी बाइस बना था। किस तरह? उस टाइम पे ना इस केस के बाद बहुत सारी जो यंग वुमेन्स थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे जो फेमिनिज्म को आउटडेटेड समझते थे। अब रॉय ने यहाँ पे ये कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट, ये जो है ना ये एक जो इंसिडेंट था ये ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट था। अब जो उस टाइम यानी जो है यूथ ने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है। अब इस टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि वो कौन से दो मेजर कंक्लूजन्स हैं जो दिल्ली रेप केस से फेमिनिस्ट सीडीए से यानी रिफ्लेक्ट होती हैं एंड हाउ दे रिफ्लेक्ट ग्लोबल जेंडर डायनामिक्स, ठीक है। दो कंक्लूजन आपसे बेसिकली पूछी जा सकती हैं दिल्ली रेप केस से, दो क्या चीज़ें सामने आई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।